हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी ड्यूरेबिलिटी, और इसके सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे रिवीजन के लिए। ठीक है, थ्योरी क्या कहिए, इसको आप कह ले सकते हैं कि एक शॉर्ट नोट्स टाइप की चीजें जो आपको एक बार को वापस से रिमाइंड कराई जा रही हैं, एक बार को ब्रशअप कराई जा रही हैं कि किस कंसेप्ट को कहाँ पे यूज करते हैं। तो जल्दी जल्दी क्विकली हम 2 लेक्चर्स के अंदर इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी ड्यूरेबिलिटी में हमारे पास मेनली पॉइंट्स क्या क्या थे और कहाँ कहाँ से आपसे मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो देखिए कि ओवरऑल वैरायटी के बारे में तो कुछ भी कहना मतलब बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि जेई किस तरीके के सवाल कब पूछेगा। ठीक है, कौन से कॉन्सेप्ट कुछ मतलब किस तरीके से उसको मैनिपुलेट कर सकता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो एक एवरेज क्वेश्चन जो होता है जहाँ जहाँ से हमें मिल सकता है उन टॉपिक्स को हम एक बार को और ध्यान से देखेंगे। वहाँ पे मैं आपको रिकॉल कराते जाऊँगा कि कौन कौन सा पॉइंट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ड्यूरेबिलिटी स्टार्ट करने के पहले आप लिमिट्स का रिवीजन देख चुके हो। लिमिट्स के रिवीजन के बाद हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको लिमिट निकालने का आइडिया है, ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी के बारे में कैसे डील करोगे। तो कंटिन्यूटी के लिए कहें तो सबसे पहली चीज कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के लिए मैं बता सकता हूं, आपको सभी को मालूम भी होगा इतना तो, कि अगर x इक्वल टू a, ठीक है, अगर x इक्वल टू a एक इंटरमीडिएट पॉइंट है। इंटरमीडिएट पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि a माइनस पे और a प्लस पे, मतलब डोमेन के बीच में कहीं पे a आता है ना। अगर किसी फंक्शन की डोमेन, ठीक है, सपोज 3 से लेकर के 10 तक है, तो अगर हम बीच में हो सकता है कई पॉइंट्स पर अनडिफाइंड भी हो, तो हम x इक्वल टू 5 पे सपोज बात करें, जिसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में फंक्शन आपका मान लीजिए डिफाइंड है, ठीक है, कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या है, इंटरमीडिएट पॉइंट। तो अगर किसी इंटरमीडिएट पॉइंट x इक्वल टू a पे आप कंटिन्यूटी की बात कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे, आप निकालोगे उस पे x टेंडिंग टू a माइनस fx और निकालोगे आप x टेंडिंग टू a प्लस fx, मतलब ये आपका LHL, ये आपका RHL, और जब ये फंक्शनल वैल्यू fa के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये फंक्शनल वैल्यू का लेफ्ट हैंड लिमिट, ये सॉरी फंक्शन के लेफ्ट हैंड लिमिट, ये RHL और ये फंक्शनल वैल्यू तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। अब ऑब्वियसली अगर कोई कहे कि हम बाउंड्री पे जाके चेक कर रहे हैं, सपोज कोई फंक्शन जो है a से b में ही केवल डिफाइंड है, ठीक है, a से b में ही डिफाइंड है केवल इस तरीके से, तो आपके पास अगर मान लीजिए कोई कहता है कि a पे जाके चेक करो, तो a पे कैसे चेक करते हैं, a माइनस तो कुछ है ही नहीं, तो अगर a माइनस नहीं है तो आप क्या करोगे, जो है उसी को चेक कर लो। मतलब क्या, यहाँ पे आप RHL को चेक कर लो जो एग्जिस्ट करता है, और उसके अलावा FA को चेक कर लो। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फंक्शन आपका कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली अगर B पॉइंट पे कोई कहता है, तो B पॉइंट पे आपके पास सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट हो सकती है, राइट हैंड लिमिट तो हो नहीं सकती है, तो आप क्या चेक करोगे कि f ऑफ b क्या लिमिट एक्सटेंडिंग टू b माइनस fx के बराबर है। ठीक है, अगर बराबर है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू b। तो अब अगर हम देखें तो अगर किसी पॉइंट पे कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है, कोई पॉइंट है जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, तो फिर ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन आपका पक्का क्या है, डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, किसी पॉइंट पे सपोज x इक्वल टू a पे गए, वहां पता चला कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी, लेकिन आपका फंक्शनल वैल्यू ही नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे केस में ऑब्वियसली आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, एक और रेयर केस की बात कर लेता हूं। अगर मान लीजिए आपको कहा जाए सिंगल पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए फंक्शन है आपका अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स, ठीक है, तो अब ये तो सिर्फ x इक्वल टू 2 ही है ना इसकी डोमेन में, ना तो 2 के अलावा कुछ बड़ा ले सकते हो, ना तो 2 के अलावा कोई छोटा ले सकते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 2 पे सिर्फ सिंगल पॉइंट ये इतना ही फंक्शन है, और इतना ही फंक्शन होने का मतलब क्या है कि ये भी कैसा बोलेंगे हम कि फंक्शन आपका कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि कोई कंटिन्यूटी नहीं है, ना तो 2 के राइट साइड में हम थोड़ी देर तक कुछ बना सकते हैं बिना हाथ उठाए, और ना ही 2 के लेफ्ट साइड में हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट पे ये केवल ऐसे ही डिफाइंड है, तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा, आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कई बार डिस्क्रीटली भी डिफाइंड होते हैं कई सारे फंक्शंस की, मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू यहाँ पे है, तो वो भी क्या होंगे, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूअस होंगे।
ठीक है, तो ये तो ज्यादा आसान है समझना। ये केस भी क्या है आपका, डिसकंटिन्यूटी का ही केस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले हमने कहा कि कंटिन्यूटी एट इंटरमीडिएट पॉइंट, एट बाउंड्री पॉइंट, उसके अलावा इस तरीके की आइसोलेटेड पॉइंट्स में किस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भाई डिसकंटिन्यूअस होने के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने बताया कि कंटिन्यूटी कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस किस वजह से डिसकंटिन्यूअस हो सकता है फंक्शन। तो पहला केस होता है रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अगर देखें रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, पहला केस आपका हो सकता है कि आपका LHL जो है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करे, RHL एग्जिस्ट करे, ठीक है, लेकिन दोनों आपस में खुद ही बराबर ना हो। ठीक है, LHL और RHL आपस में बराबर ना हो। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है कि एक तो मैंने बताया ही कि फंक्शनल वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाए। ठीक है, यहां पे लिमिट एक तरीके से डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस है। ठीक है, फिर इसी तरीके से फंक्शनल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। और थर्ड केस हो गया आपका, जैसे मान लीजिए कि लिमिट ही ना एग्जिस्ट करे, LHL और RHL, ठीक है, टेंड्स टू इंफिनिटी मान लीजिए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, प्लस माइनस इंफिनिटी, है ना। अगर LHL या RHL आपका प्लस माइनस इंफिनिटी चला जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस है वो भी। ठीक है, तो ये 3 केसेस हो गए। और इसके अलावा हमारे पास और कोई केस बन सकता है क्या, तो एक आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है, और हाँ सॉरी, फोर्थ एक और केस बन जाता है आपका कि LHL और RHL तो भाई बराबर थे, बट वो आपका f ऑफ a के बराबर नहीं थे। LHL और RHL बराबर थे बट वो f ऑफ a के बराबर नहीं था, मतलब लिमिट्स तो सेम थी बट फंक्शनल वैल्यू डिफरेंट थी। ठीक है, तो एक टर्म हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, शायद आप लोगों को पता हो। ये वाला जो केस होता है जबकि आपकी लिमिट्स एग्जिस्ट करें और फंक्शनल वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, तो इस केस को हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रिमूवेबल का मतलब क्या है कि भाई मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करती थी बट फंक्शनल वैल्यू एक दिक्कत देती। तो अगर हम केवल फंक्शनल वैल्यू अलग से डिफाइन कर दें उस पॉइंट पे, तो हम डिसकंटिन्यूटी को रिमूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि f(x) = x² - 9/x - 3, x not equal to 3, at x equal to 3 it is 7। ठीक है, तो ये जो है आपका कैसा है कि लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट करती है, x equal to 3 के अराउंड लिमिट कितनी आएगी इसकी, 6 आएगी, लेकिन आपकी फंक्शनल वैल्यू बराबर नहीं है, फंक्शनल वैल्यू 7 आ गई। तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अगर यहाँ पे 7 की, रिमूवेबल का मतलब क्या है वैसे कहने का कि 7 की जगह अगर 6 लिख देते, ठीक है, तो फंक्शन कैसा हो जाता, कंटिन्यूअस हो जाता। तो अगर कोई सा भी ऐसा केस है जिसमें आपका LHL RHL तो बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ऑल अदर आर कॉल्ड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट केस है। ठीक है, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां पे हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की तरह अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में आप देखिए क्या क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि लिमिट x टेंडिंग टू, मतलब लिमिट के थ्रू समझेंगे बट अपन ऐसे देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दिया या फिर उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी हमेशा कैसा आएगा, आपका कंटिन्यूअस ही आएगा। और वहीं पे आप अगर कंटिन्यूअस बाई कंटिन्यूअस की बात करते हो तो बस एक चीज का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर के 0 होने का। डिनोमिनेटर का 0 होना वो थोड़ा इफेक्ट कर सकता है, तो कब डिनोमिनेटर 0 हो रहा है वो चीज के बारे में आपको अलग से देखना होगा। ठीक है, फिर बाकी केसेस देखते हैं एक बार। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मान लीजिए आपने सम किया, ठीक है, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस माइनस डिसकंटिन्यूअस बात बराबर ही है। तो हमने ऐसे कहा कि अगर मान लीजिए x इक्वल टू a पे ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, x इक्वल टू a पे हम चेक कर रहे हैं, मान लीजिए इस फंक्शन का नाम दे दिया मैंने fx और इस फंक्शन का नाम दे दिया मैंने gx। ठीक है, तो x इक्वल टू a पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, f ऑफ a माइनस है, f ऑफ a है
a प्लस लिख देता हूं और f ऑफ a है, ठीक है। g के लिए क्या क्या चीजें होंगी, तो g ऑफ a माइनस होगा, g ऑफ a प्लस होगा और g ऑफ a होगा, ठीक है ना। तो ये तीनों तो आपस में बराबर हैं, लेकिन इनमें कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि बराबर नहीं है। मान लो कि ऐसा GA माइनस और GA प्लस बराबर थे, लेकिन GA उसके बराबर नहीं था, ठीक है, मतलब रिमूवेबल टाइप का डिसकंटिन्यूटी थी। तो अगर मान लीजिए आपने एडिशन किया तो यहां बनेगा क्या, यहाँ पे सपोज कभी जैसे मान लेता हूं मैं, ये मान लो तीनों ही 3 थे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ था ये 2, ये 4 मान लो, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, सम 5 आएगा, ये 5 आएगा, लेकिन इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है, कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस के केस में। तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि आपके पास जो रिजल्ट बना वो कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस ही रहने वाला है। तो रिजल्ट यहाँ पे आपका कैसा है, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस की बात कर ली, ये तो आपका पक्का कैसा है, डिसकंटिन्यूअस ही है। आगे मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। थर्ड देखिए कि अगर मान लीजिए आपके पास डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस का केस रहे, तो फिर ऐसे केस में कुछ भी हो सकता है कि ओवरऑल ये जो रिजल्टेंट है वो आपका कंटिन्यूअस हो जाए, हो सकता है ये डिसकंटिन्यूअस रहे। जैसे मान लीजिए कि फिर से वही बात कि ये f है और ये g है, मान लीजिए मैं LHL यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a और यहाँ पे लिख लेता हूँ RHL, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये आपका 3 था, ये 2 था, ये 4 था, मान लीजिए, ठीक है। g में भी तो सभी हो सकता है ऐसा कि बराबर, मतलब सभी डिफरेंट हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपने 3 रख दिया, इसको 4 हो गया, ये 2 हो गया। तो जब आप सम करोगे दोनों का तो x इक्वल टू a पे रिजल्ट कैसा आ जाएगा, x इक्वल टू a के अराउंड, LHL 6, RHL 6 और फंक्शनल वैल्यू 6, तो ओवरऑल सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, कंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू a पे, ठीक है। वहीं पे अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन के अलावा कुछ और हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये 3 है, ये 4 है और ये 3 हो गया, तो फिर ये कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस के बारे में हम क्या बोलते हैं, इसीलिए मे बी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, या बल्कि मे बी कंटिन्यूअस कहिए, ठीक है। तो इन दोनों का सम कैसा हो जाता है, मे बी कंटिन्यूअस हो जाता है। सेम वे से अगर आप डिसकंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस की बात करते हो तब भी सेम चीज है, इसी तरीके से हमारे लिए मैनेजेबल है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 3 है, ये आपका 6 है और ये आपका 8 है, उसी ऑर्डर में, ठीक है। और g वाले फंक्शन के लिए अगर हम देखें तो 8 है, ये 4 है, ये 3 है, तो देखिए जब आप प्रोडक्ट करोगे तो सभी से 24 आएगा, मतलब fx इंटू जी एक्स कैसा हो गया आपका, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस के बारे में बात करें तो ये आपका कैसा है, मे बी कंटिन्यूअस अगेन, ठीक है। कुछ अदर कॉम्बिनेशन होगा तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट जो है वो कैसा होता है आपका, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनफैक्ट डिसकंटिन्यूअस बाय डिसकंटिन्यूअस के लिए भी ऐसी ही चीज है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस की बात करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस, ऐसे केस में क्या होगा, तो अब जरा ध्यान से देखिएगा। क्या था इसमें, एक f है मान लीजिए, एक g है, ठीक है। अब मान लिया मैंने कि f की वैल्यूज आई आपके पास, सपोज जो कंटिन्यूअस फंक्शन था वो तो ऑब्वियसली तीनों पे ही मान लीजिए वैल्यू रखता था k, fa माइनस fa और fa प्लस, तीनों ही क्या थे, k थे, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। लेकिन g तो रखेगा नहीं, g को तो कुछ अलग अलग रखना ही है। अब मान लीजिए g ने यहाँ पे बनाया a1, यहाँ पे बनाया a2 और यहाँ पे बनाया a3, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आप क्या चाहेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो कंटिन्यूअस, अगर आप चाहते हो कि देखना चाहते हो कि भाई कंटिन्यू, ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा केस हो कि ये कंटिन्यूअस हो जाए, तो कैसे करोगे आप देखोगे कि k इंटू a1, ठीक है, k इंटू a2 और k इंटू a3, ठीक है। ये अगर बराबर हो गए तो आपका जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा केस कब आएगा, जब k की वैल्यू आपकी 0 के बराबर हो। मतलब क्या हुआ, जो याद रखना है आपको, ठीक है, और आगे यूज करने वाले हैं वो क्या है कि कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओनली व्हेन, ठीक है, ध्यान रहे कब होगा, ओनली व्हेन
कंटिन्यूअस वाले की वैल्यू आपकी 0 हो, बस सिंपल ये याद रखना है। कंटिन्यूअस वाला जो है उसकी अगर आपके पास वैल्यू कह लीजिए, कंटिन्यूअस के लिए वैल्यू और लिमिट में तो कोई डिफरेंस है नहीं, तो कंटिन्यूअस वाले की वैल्यू या फिर लिमिट अगर वो 0 के बराबर है तो कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस वाली चीज जो है वो आपकी कैसी होगी, ठीक है, वो प्रोडक्ट फंक्शन आपका कैसा होगा, वो प्रोडक्ट फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये अलग से याद रखना है क्या कि कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस इज ऑलवेज कंटिन्यूअस ओनली व्हेन, सॉरी, इज कंटिन्यूअस ओनली व्हेन कंटिन्यूअस वाले की फंक्शनल वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है, ठीक है। ये बात कंपोजिट फंक्शन के लिए हम आगे डील करेंगे कि कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस रहे अगर मान लीजिए तब तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा, लेकिन वहां पे और भी है कि जैसे मान लीजिए कंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस दैट मे बी कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस ऑफ डिसकंटिन्यूअस दैट मे बी कंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां भी मे बी वाला केस है, यहां भी मे बी वाला केस है, ठीक है। और ऑब्वियसली कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये तो कैसा ही होगा आपका, कंटिन्यूअस ही होगा। उसके लिए आप डील करेंगे आगे जा करके मतलब थोड़ी सी कंटिन्यूटी रिवाइज करने के बाद वापस से कंपोजिट फंक्शन की डील करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे लिए आपके पास ये इंपॉर्टेंट चीज थी कि अलग अलग केसेस में कब कब फंक्शन मतलब फंक्शन पे कुछ ऑपरेशन कर दिए हमने, दो फंक्शंस लेकर के, कभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो उससे जो रिजल्टेंट आपका फंक्शन बन रहा है उस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में हम कैसे कमेंट कर सकते हैं, और ये पढ़ना इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है, क्योंकि आप आगे देखना चाहते हो कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ठीक है, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ठीक है। कोई अब ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपका, ठीक है, इस पार्ट से कि किसी एक इंटरवल में बताओ कि कितने पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये वाले जो केसेस रहते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेम तरीके का। जैसे यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, वैसे ड्यूरेबिलिटी के लिए भी आपके सेम तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है तो फंक्शन आपका इस गिवन इंटरवल में कितने पॉइंट्स पे नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। कंटिन्यूटी इसी तरीके से पूछी जा सकती है, ठीक है। तो इससे आपका इंटीजर टाइप हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, उस सब में आपको एक एक पार्ट मिल ही जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, इन सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल जाता है अक्सर। तो इंटरवल अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई हमें ओपन इंटरवल ए से बी के बीच बात करनी है, ठीक है, कि कितने पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है मान लीजिए, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे तो चेक नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने कुछ बना लिए, मतलब एक तरीके से पॉइंट्स टू बी चेक्ड, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स पे हमें चेक करना चाहिए उसको हमने एक लिस्ट बना ली, ठीक है। हर एक पॉइंट पे नहीं चेक कर सकते थे, तो फंक्शन में क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने कह दिया कि भाई कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो ऑब्वियसली उन पॉइंट्स पे हो सकती है दिक्कत जहाँ पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो, ठीक है, डोमेन में ही ना आए, ठीक है। तो अगर आप देखिए पहला केस क्या हो गया, पॉइंट्स वेयर fx मतलब पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज अनडिफाइंड, ठीक है, फंक्शन खुद ही कैसा हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए, ऐसे पॉइंट्स पे दिक्कत आ सकती है। सेकंड केस लेते हैं, ठीक है। अब अनडिफाइंड वाली चीज का मतलब समझ रहे हो, जो कि हमें डोमेन में ही ना मिले, ठीक है। और कहाँ पे चेक करना चाहिए, तो ऑब्वियसली अब इसमें तो आपका जैसे फर्स्ट केस है उसमें आपका डिनोमिनेटर का 0 होना वगैरह आ गया है, ठीक है, तो उसको अलग से हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरीके से देखिए कि अगर मान लीजिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ समथिंग की बात कर रहे हो या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग की बात कर रहे हो, तो इसको दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, जब fx आपका इंटीजर वैल्यू लेगा, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट ऑफ fx है या फिर कहीं पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx है, तो कहाँ पे चेक करना चाहिए इसको दिक्कत हो सकती है अगर ये इन्वॉल्व है, तो चेक एट, ठीक है, चेक एट x इक्वल टू x नॉट वेयर
fx attains integer value, ठीक है ना, कि अगर आपके पास fx आपका ऐसा कोई भी x हो जहां पे fx आपका इंटीजर वैल्यू ले ले। इंटीजर वैल्यू लेने का मतलब क्या हुआ कि fx इज इक्वल टू 5, fx इज इक्वल टू -5, fx इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे केसेस जहां पे आने लगे, ऐसे x नॉट पे हमें चेक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि इंटीजर पार्ट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x, तो अब हमें कहां पे चेक करना चाहिए? एट द पॉइंट्स वेयर x स्क्वायर माइनस 3x बिकम्स 1 या फिर x स्क्वायर माइनस 3x बिकम्स 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके जो आपका x आएगा दैट विल बी कॉल्ड x नॉट, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट ऑफ fx या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx को दिक्कत कहां हो सकती है? ऐसे x पे दिक्कत हो सकती है। किस पे? इंटीजर x पे नहीं दिक्कत है, ऐसे x पे दिक्कत है जबकि अंदर वाली चीज इंटीजर बन जाए, मतलब fx इंटीजर हो जाए, ठीक है। x का इंटीजर होना ना होना बिल्कुल मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है कि fx आपका इंटीजर हो जाए। ऐसे x जिन पे fx आपका इंटीजर हो जाए वहां पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज रहता है। थर्ड आपका मान लीजिए सिग्नम आपका इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सिग्नम ऑफ fx आपका इन्वॉल्व है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कहां पे चेक करना चाहिए? जहां पे सिग्नम को दिक्कत होती हो। अब सिग्नम का ग्राफ अगर आपको याद हो तो सिग्नम का ग्राफ कहां पे दिक्कत देता था? x इक्वल टू 0 पे, मतलब दिक्कत का मतलब है कंटिन्यूटी कहां पे उसकी प्रॉब्लम थी? x इक्वल टू 0 पे। अब x इक्वल टू 0 मतलब सिग्नम के आर्गुमेंट में जब 0 जाएगा तो दिक्कत होगी सिग्नम को, ठीक है। तो इसका मतलब इसको कहां पे चेक करना चाहिए? तो सिग्नम ऑफ x को चेक करना चाहिए एट पॉइंट्स, ठीक है, x इक्वल टू x नॉट वेयर fx इज इक्वल टू 0। जब आपका, जैसे पिछली बार दिक्कत कहां थी? जब अंदर वाली चीज इंटीजर हो जाए। ऐसे x पे चेक करना था, वैसे यहां पे भी ऐसे x पे चेक करना है जब अंदर वाली चीज fx आपकी कितनी हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, ठीक है ये बात। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए जिनको आपको चेक करना चाहिए। इनके अलावा कहां पे आप चेक कर सकते हो? जैसे मान लो कि अगर कोई फंक्शन है जो कि अपनी डेफिनेशन चेंज करता है बीच में, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली पीस वाइज डिफाइंड जिसको कह सकते हैं आप, कि जहां पे फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, इस तरीके वाला केस कि भाई x 1 से 3 के बीच में, ठीक है, कुछ अलग फंक्शन को फॉलो करता है। सपोज f1x वाली डेफिनेशन फॉलो करता है, f2x की डेफिनेशन ले लेता है जब x ग्रेटर देन 3 होता है। तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 3 पे हमें चेक करने की रिक्वायरमेंट आएगी कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो एट द पॉइंट्स वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, तो फोर्थ पॉइंट यही है आपका, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट हो गए? ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और सिग्नम, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो फ्रैक्शनल अपने आप है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल और सिग्नम, ये तीनों चीजों का अलग से ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है आपको? ऐसे पॉइंट जहां पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ठीक है। और क्या है कि जब आपकी डेफिनेशन चेंज हो रही हो फंक्शन की, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट जो होते हैं वहां पे आपको चेक करना रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप कहां पे, अब एक केस और देख लेते हैं हम, छोटा सा ही एक पॉइंट बढ़ जाएगा आपका। जैसे ये तो हमने सारी चीजें लिखी हैं किसके लिए? जब आप ओपन इंटरवल a टू b में चेक कर रहे थे। अगर आपको क्लोज्ड इंटरवल a टू b के बारे में कहा जाए तो बस एक पार्ट आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। क्या है कि अगर मान लीजिए आप क्लोज्ड इंटरवल a टू b में चेक कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए कि चेक कर लेना चाहिए यही कि fa और fa प्लस fb, मतलब बाउंड्री पे fb और fb माइनस, ठीक है, मतलब RHL एट a और फंक्शनल वैल्यू, क्या वो दोनों आपस में बराबर हैं? LHL एट b और फंक्शनल वैल्यू, भाई यहाँ RHL नहीं होगा, यहाँ LHL नहीं होगा। ये बात हमने पहले भी करी थी अपना FA के बारे में, मतलब बाउंड्री पॉइंट्स पे आप चेक करोगे तो वहां पे FA और FA प्लस होंगे, FB और FB माइनस होंगे। तो ये दोनों आप बाउंड्री पॉइंट्स पे चेक कर लीजिए कि क्या बाउंड्री पॉइंट्स पे ये चेक मतलब कंटिन्यूअस है या नहीं है। बाकी तो इधर तो सब कंटिन्यू, मतलब इधर सारे पॉइंट जो है ये सारे आपके यहाँ पे भी चेक करने पड़ेंगे। बस एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे क्या आ गई कि आपको बाउंड्री पे भी चेक करना है। और बाउंड्री पे चेक करने का मतलब क्या है कि f ऑफ a, मतलब फंक्शनल वैल्यू को जो सी भी लिमिट वहां पे एग्जिस्ट करती है आपकी बाउंड्री पे, उससे आपको कंपेयर करना है। अगर वो बराबर आते हैं तो कंटिन्यूअस, बराबर नहीं आते हैं तो डिसकंटिन्यूअस।
कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये वो पॉइंट्स हो गए, और मतलब ये मान करके चलिए कि इससे आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा इस कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल वाले पार्ट से, या डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल वाले पार्ट से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में हो सकता है कि सिर्फ एक ऑप्शन आए। ठीक है, किसी क्वेश्चन का एक ऑप्शन आए, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो इस चीज को काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो आइए अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, जो हमने अलजेब्रा पढ़ा और अलजेब्रा के बाद हमने स्टार्ट किया कि कंटिन्यूटी ओवर एन इंटरवल। तो जैसे मान लीजिए sin x इंटू सिग्नम x की बात की गई है, तो फंक्शन कैसा है, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन आपका कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस के बारे में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ लिया अलजेब्रा के टाइम पे कि कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस कहां पे है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जब भाई x आपका 0 नहीं होगा ना, तब ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है, और इसलिए प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। दिक्कत कहां पे है, दिक्कत है सिर्फ x इक्वल टू 0 पे, जहां आप श्योर नहीं हो। तो क्यों श्योर नहीं हो, आपको थ्योरी तो बता ही दी गई थी कि x इक्वल टू 0 पे जब हम बात करेंगे तो ये आपका फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस, लेकिन ये होगा आपका डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस के बारे में हमने क्या बोला था, कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस वाली चीज कंटिन्यूअस होती है अगर कंटिन्यूअस 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, कंटिन्यूअस वाला फंक्शन जो है वो 0 के बराबर हो जाए, कंटिन्यूअस वाला फंक्शनल वैल्यू इनफैक्ट 0 के बराबर हो जाए। तो x इक्वल टू 0 पे आप देखें तो ये वाली चीज आपकी क्या है, 0 के बराबर है, और इंटू आप कुछ भी रखो, मतलब इंटू डिसकंटिन्यूअस रखो, तो उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पे वो कंडीशन आपकी इंप्लाई हो रही है कि कंटिन्यूअस इंटू डिसकंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस वाले की फंक्शनल वैल्यू 0 है। तो अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट आपका ऑब्वियसली कैसा आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसको कहीं तकलीफ नहीं थी, ये हमेशा कंटिन्यूअस था। एक 0 पे डाउट आया, वो भी कंटिन्यूअस निकला, तो हमेशा कंटिन्यूअस है। वहीं पे आप सेकंड में देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू cos x की आप बात कर रहे हो, तो अब इसको दिक्कत कहां पे हो सकती है, ऐसे पॉइंट्स पे दिक्कत हो सकती है। भाई देखो, इसको तो कहीं दिक्कत है नहीं, इसी को दिक्कत जो होनी है, वो भी कब होगी, जब x आपका इंटीजर वैल्यू ले ले। ठीक है, तो x अगर आपका इंटीजर वैल्यू लेता है तो देखिए x इक्वल टू कोई सा भी इंटीजर ले लिया, x इक्वल टू i के अराउंड सपोज, तो x इज इक्वल टू i के अराउंड अगर आप देखोगे, है ना, मान लो ये x इज इक्वल टू i है, यहाँ पे i माइनस और ये रहा आपका i प्लस, तो ये तो खैर एनीवे कंटिन्यूअस फंक्शन है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ये आपका कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी है कि x जब इंटीजर नहीं है तब ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो वहां पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब मैं दूसरा केस लिख लेता हूं कि अगर x आपका इंटीजर नहीं है तो फिर ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट भी कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। जब आप दूसरे केस की बात कर रहे हो, जब x आपका इंटीजर है और इंटीजर पे आपको चेक करना है, तो ये डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि ये प्रोडक्ट आपका कंटिन्यूअस हो सकता है क्या, तो आप क्या बोलोगे बताओ। तब उसके लिए रिक्वायरमेंट तो ये होगी ना, कंटिन्यूअस वाला 0 हो जाए। तो cos x, जहां x कोई इंटीजर है, क्या वो 0 हो सकता है, सोचो, cos i, ठीक है, cos 1, cos 2, cos 3, cos 0, ठीक है, कुछ भी cos के आगे इंटीजर लिखा हुआ है, तो क्या वो वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, और नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये रिजल्ट आपका कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि कंटिन्यूअस ले आने का तो सिर्फ एक तरीका था कि कंटिन्यूअस वाली चीज क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो कंटिन्यूअस मतलब cos i की बात अगर हम करें तो cos i 0 नहीं हो रहा है, इस किसी भी कोई भी ऐसा इंटीजर i नहीं है जिसके लिए cos i 0 के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस नहीं हो गया, ये सिर्फ इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स। ठीक है, इस पे आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू साइन x की बात करें। अब इसमें भी देखिए, अगर x आपका इंटीजर नहीं है तब तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, प्रोडक्ट भी कैसा है, कंटिन्यूअस। इसको तकलीफ कहां पे है, इंटीजर्स पे, वहां पे चेक करना पड़ेगा। वहां पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है इंटू ये कंटिन्यूअस होता है। अब आपको क्या सोचना चाहिए कि क्या कोई ऐसा i है जिसके लिए साइन i आपका 0 के बराबर हो जाए, कोई ऐसा इंटीजर है क्या जिसके लिए साइन i आपका 0 के बराबर हो जाए, तो है कौन सा, x इक्वल टू 0। ठीक है,
एक जैसे cos 0 तो 1 हो जाता था ना, इसलिए वहां पे हमने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन sin i इक्वल टू 0 में एक इंटीजर आपका फिट बैठेगा, कौन सा, i इक्वल टू 0 वाला। तो i इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जबकि आपका ये वाला फंक्शन जो है आपका 0 के बराबर होगा, ठीक है। और i जब आपका नॉन जीरो रहेगा, मतलब i अगर आपका कोई अदर इंटीजर है अदर देन 0, तब फिर साइन 0 नहीं होगा। मतलब साइन 0 तो 0 हो जाता, लेकिन साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4 ये सब तो 0 होंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज डिसकंटिन्यूअस कहां पे, एट ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 0। दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट x इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा जा रहा है, ये आपका फंक्शन है और इस फंक्शन के बारे में आपको बताना है कि ये कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब यहीं पे देखिए आप 0 से 4 के बीच में कहां पे सबसे पहले तो चेक करेंगे, तो जहां पे मतलब अनडिफाइंड हो रहा हो फंक्शन, तो क्या इसको कोई दिक्कत है, ये 0 तो होगा नहीं कभी, ठीक है, ये भी 0 नहीं होगा। अब आगे जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता हो तो ऑब्वियसली x इक्वल टू 4 पे चेक कर लेंगे। सॉरी, यहां पे मुझे एक पॉइंट दे देना चाहिए, तो मैं यहां पे दे देता हूं, ठीक है, ठीक है ये बात। तो ये हमने मान लीजिए x इक्वल टू 4 पे हमें चेक करना होगा, तो एक प्रोबेबल पॉइंट क्या हुआ चेक करने लायक 4। और कहां पे दिक्कत हो सकती है, तो इसको कहीं दिक्कत है क्या, और कोई फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर पार्ट जो हमने लिस्ट बनाई, फ्रैक्शनल इंटीजर सिग्नम, वैसा कुछ दिक्कत है क्या, नहीं है। और डिनोमिनेटर 0 हो नहीं रहा, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है हमेशा, चलिए हो गया काम। यहां पे भी सेम चीज, लेकिन यहां पे एक दिक्कत थी, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहां पे दिक्कत होती, इंटीजर्स पे। कौन से इंटीजर्स पे, जो यहां पे वैलिड हो। तो कौन कौन से इंटीजर्स पे उसे चेक करना चाहिए, 0 पे आप चेक कर लो, 1 पे चेक कर लो, 2 पे, 3 पे, है ना। 4 पे तो पहले ही से कर रहे थे, तो बस कहां पे चेक करने की रिक्वायरमेंट है, 0, 1, 2 और 3 और 4 पे, ठीक है। बस नहीं, मतलब काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके शुरू होते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 0 पे हम गए, पहले तो ये पता चल दिया कि इन पे हमें चेक करना चाहिए। अब x इक्वल टू 0 पे अपन गए, तो जब आप x इक्वल टू 0 के बारे में सोचोगे तो आप क्या सोचोगे कि f ऑफ 0 और f ऑफ 0 प्लस दो ही चीजें हैं, बस 0 माइनस की बात नहीं करेंगे। तो f ऑफ 0 की बात करोगे तो कितना आएगा, देखो 0 ही आएगा। f ऑफ 0 प्लस पे आते हैं, ठीक है, तो 0 प्लस पे आपका कितना बन जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर आपका नॉन जीरो है, मतलब डिनोमिनेटर आपका ऑब्वियसली 1 को टेंड करने लगेगा, ठीक है, और न्यूमरेटर आपका 0 को टेंड करने लगेगा। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। x इक्वल टू 1 पे आइए देखते हैं। x इक्वल टू 1 पे अगर आप देखें तो मैं x इक्वल टू 1 पे ऐसे भी बोल सकता हूं ना कि ये पूरा पोर्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूअस है। भाई ये ऐसा है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू साइन पाई बाई 2x इंटू डिवीजन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो सब आपका कैसा है, मतलब ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब कैसा केस हो गया, डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, कई बार बात कर ली। अब कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस आपका कंटिन्यूअस कब होगा, जब कंटिन्यूअस वाली चीज 0 के बराबर आने लग जाए। तो आप देखो x इक्वल टू 1 रखने से कंटिन्यूअस वाली चीज 0 के बराबर आ रही है क्या, नहीं आ रही, साइन पाई बाई 2 बन रहा है, ठीक है, नहीं आ रही, इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी यहां पे आएगी, ठीक है। जब आप x इक्वल टू 2 पे देखोगे तो फिर से वही केस आएगा, भाई ये कंटिन्यूअस ये डिसकंटिन्यूअस, तो फिर से देखो डिसकंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस। अब जरा चेक करो, तो फिर से क्या चेक करने जाएंगे कि ये जो कंटिन्यूअस वाली चीज है ये 0 बन रहा है या नहीं। तो x इक्वल टू 2 पे देखो 0 बन रहा है, साइन पाई बन रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस होगा। x इक्वल टू 3 पे सिमिलरली देखो, साइन 3 पाई बाई 2 बन जाएगा, ठीक है, 3 पाई बाई 2 0 नहीं होता तो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। x इक्वल टू 4 पे थोड़ी सी कहानी ज्यादा है, ठीक है, 0 1 2 3 तो आपने चेक कर लिया है ना। तो 0 पे आपका कंटिन्यूअस था, 1 पे आपका डिसकंटिन्यूअस, 3 पे आपका डिसकंटिन्यूअस, 0 और 2 पे कंटिन्यूअस। x इक्वल टू 4 पे आपके 2-3 चीजें थी, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना था, तो उसको भी देख लेते हैं। x इक्वल टू 4 पे अगर हम देखें तो 4 प्लस पे
आप इस फंक्शन के अकॉर्डिंग जाओगे, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो 4 प्लस पे अगर आप देखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आपकी 0 को टेंड करने लगेगी। तो 4 प्लस पे आपका मतलब RHL आपका 0 के बराबर है। अपन 4 पे देखें तो 4 पे फंक्शनल वैल्यू कितनी है, तो 4 पे फंक्शनल वैल्यू भी कितनी है, इधर से 0 के बराबर ही है, ठीक है। और 4 माइनस की बात करें, ठीक है, तो फिर से वही चीज है, x इक्वल टू 4 पे अगर आप ऊपर वाले फंक्शन को इसको मतलब देखो तो ये आपका कैसा होता, डिसकंटिन्यूअस होता, ठीक है। वैसे हमें एक ही पार्ट देखना है, x इक्वल मतलब 4 प्लस तो यहां से नहीं जाएंगे ना, अपन 4 माइनस देख लेते हैं और x इक्वल टू 4 देख लेते हैं। तो x इक्वल टू 4 पे तो वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। 4 माइनस पे देख लीजिए, 4 माइनस पे वैल्यू कितनी आएगी, तो 4 माइनस पे नीचे आपका नॉन जीरो है, ऊपर आपकी ये क्वांटिटी 0 को टेंड कर रही है और ये क्वांटिटी आपकी 1 को टेंड कर रही है। तो 1 इंटू 0 अपॉन नॉन जीरो, रिजल्ट कितना, 0 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये 4 पे भी आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये एनालिसिस हो गई इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि 3 रेज़ टू पावर 1 बाई एक्स माइनस 3 रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है। क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हो, देख ही लो, ठीक है। अब अपन कहां पे चेक करेंगे इसको, तो कहां पे दिक्कत है, x इक्वल टू 0 पे ऑब्वियसली दिक्कत है क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही है, और x इक्वल टू 0 पे दिक्कत 1 बाई एक्स को भी है, अनडिफाइंड डिफाइंड होने की सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो सिग्नम भी लगा हुआ है, सिग्नम का अंदर वाला चीज जब 0 होगा उस पॉइंट पे दिक्कत हो सकती है। तो सिग्नम के अंदर वाली चीज है क्या, e की पावर x माइनस 1, ये 0 कहां पे होगी, x इक्वल टू 0 पे होगी। तो बात घूम फिर करके आ जाती है सिर्फ x इक्वल टू 0 पे, कि कहानी में ट्विस्ट कौन लाने वाला है, x इक्वल टू 0। तो चेक कहां पे करना चाहिए, सिर्फ x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो सिर्फ कुल मिलाकर के हमें करना क्या है, सिर्फ एक बार चेक कर लेना है, किस पे, x इक्वल टू 0 पे। x इक्वल टू 0 पे आप चेक करने जाइए, तो आप सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू की बात करें तो f0 तो आपका 1 लिखा हुआ है ना। अब बात करते हैं हम कि अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस मतलब RHL निकालने जाते हैं तो ये कैसा होगा, ठीक है। ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम RHL। अब देखिए क्या होगा ऐसी कहानी में, जब 0 प्लस पे आप बात करोगे तो 0 प्लस पे 3 की पावर ये पॉजिटिव इंफिनिटी बनेगा, तो वहीं पे ये बन जाएगा 3 की पावर माइनस इंफिनिटी। भाई ये तो इंफिनिटी जाएगा, ये 0 जाएगा, ये इंफिनिटी जाएगा, ये 0 जाएगा, तो इसको तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड दिस वन विल बी योर डोमिनेंट टर्म। तो अगर आपका ये डोमिनेंट टर्म है, ये डोमिनेंट टर्म है, इन दोनों को आप नेग्लेक्ट कर दो, और नेग्लेक्ट करते ही साथ आंसर यहां से कितना आ गया इसका, 1 के बराबर। सो दिस इज 1 इनटू, यहां से देखिए सिग्नम e की पावर x माइनस 1 दैट इज ऑफ कोर्स टेंडिंग टुवर्ड्स, कितना होगा यहां पे, ये वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ध्यान रहे सिग्नम के आर्गुमेंट में 0 नहीं जा रहा है, सिग्नम के आर्गुमेंट में 0 से कुछ बड़ा जा रहा है। e की पावर x कैसा होगा, यहां 1 से बड़ा होगा ना, e की पावर 0 थोड़ी ना हो जाएगा, e की पावर 0 से बड़ा कुछ, तो ये 1 से बड़ा है, मतलब सिग्नम का आर्गुमेंट कैसा है, पॉजिटिव। अब कुछ भी सिग्नम के आर्गुमेंट में पॉजिटिव चला गया, कितना भी छोटा चला गया, आउटकम कितना देगा, वो 1 देगा, इसलिए ये कितना है आपका 1 के बराबर है, ध्यान रहे, ठीक है। और जब आप LHL की बात करते हो तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये सब पूरा कचरा जो था लिख दिया, ठीक है, और ये निकालने जाते हो, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिखता है कि जब 0 माइनस पे बात करेंगे तो 3 की पावर माइनस इंफिनिटी इसने बना ली, माइनस इंफिनिटी इसने बना ली, ये दोनों कहां निकल गए, ये और ये 3 की पावर माइनस 1 बाई एक्स, मतलब 3 की पावर पॉजिटिव इंफिनिटी हो गया कि नहीं, क्योंकि x तो आपका कैसा है, नेगेटिव है, x आपका नेगेटिव है, इसका मतलब ये 3 की पावर पॉजिटिव इंफिनिटी, ये 3 की पावर पॉजिटिव इंफिनिटी, कहानी इन दोनों की नेग्लेक्ट करने लायक है। तो जब इन दोनों को नेग्लेक्ट किया तो बचा क्या, माइनस अपॉन प्लस, मतलब -1, और ये क्या बनाएगा, अब यहां पे बता चुका गया है पहले ही, तो एक बार खुद का दिमाग भी लगाएंगे, 0 माइनस पे सोचेंगे कि e की पावर x कैसा है, e की पावर x आपका 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो सिग्नम का आर्गुमेंट कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए आपके पास -1 इंटू -1, आंसर कितना आएगा, 1 के बराबर,
ठीक है। तो इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पे जहां हम बात कर रहे थे फंक्शनल वैल्यू 1 के बराबर थी, LHL RHL सभी क्या आए 1 आए, इसलिए फंक्शन कैसा है आपका कंटिन्यूअस है। और कोई पॉइंट तो था ही नहीं यहां पे चेक करने को x इक्वल टू 0 के अलावा। एक और छोटा सा क्वेश्चन होता है, घबराते हैं अपन पहली बार में उसको देख करके है। जैसे मान लीजिए कि fx आपके पास दिया गया है कि x स्क्वायर है और 2 माइनस x है। x जब आपका q था और x जब आपका qc था, मतलब जब रैशनल था तो x स्क्वायर को फॉलो करेंगे, जब इररेशनल है तो 2 माइनस एक्स को फॉलो करेंगे। और कहा जाए कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, कंटिन्यूअस कब होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस कब होगा, सिंपली आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस तरीके के फंक्शंस में कि आप जो भी डेफिनेशन दी गई है उनको इक्वेट कर दो, ठीक है। मतलब आप देखो कि आप कैसे स्टेट करोगे कि इट विल बी कंटिन्यूअस व्हेन दिस x स्क्वायर कम्स आउट एज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो उस समय आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के लगे दो फैक्टर्स x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसलिए माइनस 2 और 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बाकी हर जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो बहुत छोटी सी चीज रहती है यहाँ पे, फालतू में घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करते हैं अपन, जो भी डेफिनेशंस दी गई हैं उनको इक्वेट कर देते हैं, जहां पे वो दोनों इक्वल आ गए वहीं पे आपका कंटिन्यूटी होगा, बाकी और कहीं पे कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा एक और आपको ट्विस्ट वाला क्वेश्चन देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया जाए और 1 अपॉन 1 प्लस n साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो जरा इसकी कंटिन्यूटी के बारे में बताइए कि ये कंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। इसके बारे में सोच करके बताइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप पॉज कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बताता हूं इसका, आप थोड़ा सोचो। देखो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस n साइन स्क्वायर x की बात कर रहे हैं हम, है ना। अगर ये आपका फंक्शन fx होगा, है ना, क्योंकि लिमिट उमिट लग जाएगी तो सब कुछ बचेगा किसके में, x के टर्म्स में ही बचेगा। तो ये आपका fx है। तो अगर आपको मान लीजिए f0 निकालना हो तो f0 का मतलब क्या होगा बताइए जरा। f0 का मतलब होगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1। भाई अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कि हम x को 0 रख दें। तो जब x को 0 रख दें तो एक भाई ये कितना भी बड़ा n होता रहे, इंटू 0 लग गया ना, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी। इसका मतलब कि जब हम f0 निकालेंगे तो इट विल बी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू 0 हो गया। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी चीज को आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये टेंडिंग वेंडिंग नहीं है, ये 0 है तो सिर्फ 0 ही है। और n इंटू 0 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, एग्जैक्ट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसका मतलब ये आंसर कितना देगा 1। जब आप f ऑफ 0 प्लस या 0 माइनस पे बात करोगे तब दिक्कत है, तब क्या होगा कि ये वाली चीज 0 एग्जैक्ट नहीं हुई ना, अभी क्या हुआ था, ये एग्जैक्ट 0 हो गया। ये इस दोनों केसेस में एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, तो जब ये एग्जैक्ट 0 नहीं होगा तब ये इंफिनिटी में पावर है, ठीक है। अब दिस इज एज गुड एज सॉल्विंग दिस लिमिट क्वेश्चन लाइक 1 अपॉन 1 प्लस n इंटू सी। ये आपका कुछ इस तरीके का है कि जब आप साइन स्क्वायर एक्स को एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहे हैं, दैट कांस्टेंट इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर था तब आंसर 1 हो गया, लेकिन अब आपका ये 0 नहीं है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर क्या लिखेंगे, ये 0 नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पिछली बार जैसे हमने इसको 0 लिख दिया था, अब ये इंफिनिटी हो गया भाई। ये जैसे ही नॉन जीरो हुआ, इसमें पावर थी n तो बहुत बड़ा से बड़ा हो सकता था, ये फिक्स हो गया ना। अब सोचो ये आपका आपने बहुत फिक्स कर दिया, चलो मैं इसको 10 की पावर माइनस 345 लिख लूंगा। तो n को 10 की पावर 3450 10 की पावर 3450 s 345000 इतना होने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन यहां पे जब था तो ये 0 हो गया, अब ये n को कितना भी बढ़ाते रहो ये 0 ही होगा, नीचे 1 ही बनेगा डिनोमिनेटर। लेकिन यहां पे ये वैल्यू इंफिनिटी निकल जाएगी और इसलिए ये कितना है 0 के बराबर है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके की चीजों पे आप ध्यान रखा करें, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स है, इसलिए हमने कहा कि 0 पे वैल्यू तो चलिए जब ये एग्जैक्ट 0 होगा तब तो आपके पास 1 बन करके आ जाएगा, लेकिन 0 के अलावा जरा सा भी इधर उधर हुआ तो रिजल्ट तुरंत आपका 0 के बराबर आने लगेगा और फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये आपके पास एक
तो क्वेश्चंस हो गए, इनके थ्रू अपन एक दो टाइप के और भी क्वेश्चंस कवर कर लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक बार को थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी की। ठीक है, थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी मतलब आईएमवीटी से मेनली बात करेंगे। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पहले ही बता दी गई है, कौन सी, कि कंटिन्यूअस इनटू डिसकंटिन्यूअस वाली चीज कंटिन्यूअस कब होती है, जबकि कंटिन्यूअस वाली चीज की वैल्यू कितनी हो, 0 के बराबर। ठीक है, ये वाली चीज को आप ध्यान रखिएगा, कई बार दोहराया जा चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईएमवीटी की। ठीक है, आईएमवीटी इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है यार। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, पहले ही बता रहा हूं कंटिन्यूअस है, तो और मुझे कहा जाए कि एक इंटरवल ए से बी में वो कंटिन्यूअस था, एफ ए पे वैल्यू 3 थी, एफ बी पे वैल्यू 5 थी, तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे एफ एक्स इक्वल टू 4 का सोल्यूशन मिलेगा क्या? तो हाँ मिलेगा ही ना भाई। एफ एक्स इक्वल टू 3 पे कुछ वैल्यू थी, मतलब सॉरी एफ ए आपका कितना था, 3 था। ठीक है, ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा, ये रहा आपका 3 और मान लीजिए ये रहा आपका 5। ठीक है, तो 5 क्या बल्कि 6 मान लीजिए इसे। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे भी बनाइए, ठीक है, कैसा भी ग्राफ बना दीजिए, जो मर्जी कर दीजिए। ठीक है, आपको हमेशा a से b के बीच में fx इक्वल टू 4 का सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा ना भाई। 3 से 6 तक जाना है, कंटिन्यूअसली जाना है, उड़ के जा भी नहीं सकते, और अगर उड़ के नहीं जा सकते तो 4 को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। सिर्फ यही चीज आपकी इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम स्टेट करता है। क्या मतलब है कि आपके पास अगर fa की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 6 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीच में कभी ना कभी 4 तो पड़ता होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसके अलावा अपन ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई एफ ए पॉजिटिव था, एफ बी निगेटिव था, फंक्शन कंटिन्यूअस था, तो बीच में कभी ना कभी 0 आया ही होगा, एक्स एक्सिस क्रॉस हुई ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से बनने वाला है, ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट कैसी होगी, उसकी स्टेटमेंट होगी कि भाई प्रूफ करिए या फिर आप चेक करिए कि दिस इक्वेशन हैज अ रूट इन पर्टिकुलर इंटरवल a to b, और जो फंक्शन दिया गया होगा इक्वेशन में वो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर वो आईएमवीटी से होने वाला होगा तो आईएमवीटी से होगा। अगर आपने अब पढ़ाई तो कर ही ली है तो आपको बता ही देते हैं कि रोज थ्योरम से होने वाला होगा तो रोज थ्योरम से होगा। ठीक है, अगर वो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से होने वाला होगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से होगा। लेकिन ये आपको क्वेश्चन देख के ही पता चलेगा कि यहाँ पे आईएमवीटी लग रहा है या रोज थ्योरम लग रही है, ठीक है, या एलएमवीटी लग रहा है, जो भी है, ठीक है, वो आपका वहीं से क्लियर होगा। यहाँ पे तो हम केवल थियोरेटिकली इसकी बात कर दिए हैं कि आईएमवीटी आपका होता क्या है। ठीक है, अब ये आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई यहां आईएमवीटी से काम चल जा रहा है या फिर रोज थ्योरम की बात करनी पड़ेगी, है ना। तो आईएमवीटी में कुछ खास दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स मान लीजिए, ठीक है, अगर आईएमवीटी लगनी है तो पहले ही बता दे रहा हूं, ठीक है, कोई बताएगा नहीं आपको कि आईएमवीटी लग रही है, आपको खुद से सोचना है। एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स हैज अ रूट, ठीक है, हैज एटलीस्ट, बल्कि कह दीजिए हैज एटलीस्ट वन रूट इन ओपन इंटरवल ए टू बी, मान लीजिए ऐसा कह दिया गया। तो आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन मान लेना है। कौन सा फंक्शन, एफ एक्स माइनस जी एक्स मान लीजिए। एच ए को कैलकुलेट करिए, एच बी को कैलकुलेट करिए। अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब आईएमवीटी आपकी एप्लीकेबल थी, और उसने ये बात प्रूव भी कर दी, क्योंकि आपका कभी एच ए निगेटिव था, कभी मतलब अगर एच ए निगेटिव था तो एच बी पॉजिटिव था, या फिर एच ए पॉजिटिव था तो एच बी निगेटिव था। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए बीच में आपकी एक्स एक्सिस पक्का क्रॉस हुई ही होगी, और इसलिए एच एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट कम से कम आया ही होगा। एच एक्स इक्वल टू 0 का रूट आने का मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स भी हो गई हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अगेन आपको क्वेश्चन में खुद से सोचना है कि यहाँ आईएमवीटी लग सकती है या नहीं लग सकती है। ठीक है, तो ये तो आपका छोटा सा ही चीज है, स्मॉल पॉइंट है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में। ठीक है, पहले अपन एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं कि एफ एक्स अगर आपका मतलब इंटीजर पार्ट के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है, इंटीजर पार्ट ऑफ
fx, है ना, इसकी बात की जा रही है मान लो, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट ऑफ fx का क्या चक्कर है कि इंटीजर पार्ट ऑफ fx हर उस x पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां fx इंटीजर वैल्यू अटेन कर ले। इंटीजर पार्ट ऑफ fx हर उस x पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे fx आपकी इंटीजर वैल्यू अटेन कर ले, एक्सेप्ट द पॉइंट। अब यहां पे आपका ट्विस्ट है, क्या, किस पॉइंट पे दिक्कत आती है? जब fx, मान लीजिए कोई x इक्वल टू x0 एक ऐसा पॉइंट है जहां fx अपनी इंटीजर वैल्यू अटेन करता है और fx की मिनिमम वैल्यू भी वही है। बात समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ध्यान से सुनिए। पहले क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा x हो, सपोज कोई ऐसा x हो, कुछ भी हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, नॉन इंटीजर हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, जो मर्जी हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा x है जो मैंने f में रखा, मुझे fx की वैल्यू जो मिली वो fx की मिनिमम वैल्यू थी, ठीक है, fx की मिनिमम वैल्यू थी, ठीक है। सपोज x इज इक्वल टू x0 इज अ पॉइंट वेयर fx अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू, ठीक है। fx आपकी मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा था और fx की वो जो मिनिमम वैल्यू थी ना, वो इंटीजर थी। वो जो मिनिमम वैल्यू थी वो खुद में क्या थी? इंटीजर थी। क्या क्या बात की? fx x इक्वल टू x0 पे एक ऐसी वैल्यू अटेन करता था जो कि fx क्या था? मिनिमम भी था, और वो मिनिमम वैल्यू कैसी थी? इंटीजर थी। fx की मिनिमम वैल्यू -8.5 आ गई तो हमें मतलब नहीं है। fx की मिनिमम वैल्यू अगर -8 आई तब मतलब है कि fx, ठीक है, एक मिनिमम वैल्यू जो अटेन कर रहा है वो खुद में इंटीजर है, ठीक है। तो ऐसा जो x0 था जिसपे हम ये सब चीजें बनाए थे, हम जिससे हम -8 तक पहुंचे थे, ठीक है, ठीक है। बात क्या कहा गया कि x इक्वल टू x0 इज अ पॉइंट वेयर fx अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू एंड दिस मिनिमम वैल्यू इज आल्सो एन इंटीजर। तो उस x0 पे fx आपका कंटिन्यूअस होगा, उस x0 पे fx आपका कंटिन्यूअस होगा। उसके अलावा हर एक ऐसे x0 पे जिससे कि fx आपका इंटीजर बन रहा हो, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर fx डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। क्या कहा गया है? ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ fx इज कंटिन्यूअस, सॉरी, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स वेयर fx अटेन्स इट्स मैक्सिमम, वेयर fx अटेन्स इंटीजर वैल्यू except at x equal to x0, except at x equal to x0 if fx is attaining its minimum value, fx is attaining its minimum value and this minimum value is also coming out as an integer। जैसे अब बातें तो बहुत सारी बता दी गई, कई बार बता दी गई, हो सकता है वो समझने में अभी भी दिक्कत हो, तो अपन यहां से आते हैं x² - 2x + 3 की बात कर लेता हूं मैं, मान लीजिए, ठीक है। अब x² + 2x - 2x + 3 जो भी है, अगर इसकी बात करें तो ये हर एक इंटीजर पे आपका कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब जैसे ही x² - 2x + 3 की बात करोगे तो ये जब आपका 5 के बराबर हो जाए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, जब ये आपका 7 के बराबर हो जाए, 6 के बराबर हो जाए, 4 के बराबर हो भी सकता है, हाँ हो सकता है, मतलब ठीक है। तो इन सब पे आपका क्या होगा? ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसे जो भी x आएंगे उन सब पे फंक्शन कैसा हो जाएगा? आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा उसको कभी भूले नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में। कैसा हो? आपको कौन सा पॉइंट चेक करना चाहिए? आपको चेक करना चाहिए कहां पे fx अपनी मिनिमम वैल्यू बना रहा था। चेक करो कहां पे बनाएगा? 1 पे बनाएगा। अब 1 पे आप जा करके देख लो, ठीक है। दिस इज बेसिकली इंटीजर पार्ट ऑफ fx एंड वी आर ट्रीटिंग दिस एक्सप्रेशन एज fx। तो f1 पे मिनिमम वैल्यू बनेगी, f1 पे मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 आपका रहे, 1.5 रहे, √5 रहे, जो मर्जी रहे, हम निकालने गए कि भाई fx की मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमा कहां अटेन करता है उससे नहीं मतलब है, मिनिमम वैल्यू क्या है। तो f1 निकालने गए तो हमें पता चला कि दिस इज कमिंग आउट एज 2, ठीक है।
f1 आप निकालोगे कितना आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो f1 इसका मतलब अगर 2 के बराबर है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन आपका कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू अटेन हुई है जो मिनिमम भी है और इंटीजर भी है। fx अपनी मिनिमम वैल्यू अगर एक इंटीजर अटेन करता है तो ऐसे x नॉट मतलब 1 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके पास इस तरीके की चीजें भी रहती हैं कि इंटीजर पार्ट ऑफ 3 + 4 sin x की बात कर देगा कि वो कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये 3 + 4 sin x मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, 7, है ना। तो आप देखो खैर 3 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इंटीजर पार्ट से आप बाहर भी निकाल सकते हो वैसे तो 3, मान लीजिए यही है क्वेश्चन। तो 4 sin x का इंटीजर पार्ट मतलब 4 sin x के बारे में पहले सोचिए, कहां से कहां तक जाएगा, -4 से 4 तक जाएगा, होगा। ठीक है, अब जब 4 sin x 0 हो मतलब -3 हो जाए, -2 हो जाए, -1 हो जाए, -0 हो जाए, 1 2 3 4 हो जाए, हर जगह पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। दिस विल बी डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स व्हेन 4 sin x कम्स आउट एज -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, लेकिन कहां पे कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ एक जगह पे, कहां पे, 4 sin x अपनी सबसे छोटी वैल्यू कैसी ले रहा था, इंटीजर ले रहा था, मतलब 4 sin x इक्वल टू -4। जैसे ही सबसे मिनिमम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर fx है और fx की जो मिनिमम वैल्यू है वो इंटीजर अगर आ रही है तो इसका मतलब आपको उस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और ये वाला जो पॉइंट होगा वहां पे फंक्शन आपका कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। बाकी हर एक केस में फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। अब भाई मान लो कि fx की मिनिमम वैल्यू निकालने गए, मिनिमम वैल्यू इंटीजर आई ही नहीं, तब थोड़ी ना ये बातें करेंगे। मान लीजिए आपके पास हम ये 3 की जगह यहां पे डाल देते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 3/2, है ना। अब आपने कहा भाई मिनिमम वैल्यू 1 पे मिलेगी, तो 1 पे निकाल के देखो, तो 1 पे निकाल के देखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, आपकी वैल्यू आ रही है आपकी फ्रैक्शनल, कितनी आ रही है, निकाल लेते हैं, 0.5 आ रही है। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू आपकी इंटीजर आई ही नहीं, तब भी ऐसा थोड़ी ना कि हम ये थ्योरी अप्लाई कर देंगे। ये थ्योरी कब अप्लाई करेंगे, जब मिनिमम वैल्यू जो निकल करके आ रही है वो इंटीजर है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो फिर हम ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, फिर हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, फिर हम कहेंगे हाँ चुपचाप शांति से जो बात हमने पहले के पढ़ रखी है कि इंटीजर पार्ट ऑफ fx डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कहां पे, अपने उन सारे पॉइंट्स पे जहां पे fx इंटीजर वैल्यू अटेन करे, बस वहीं तक ध्यान रखेंगे। अगर मिनिमम वैल्यू इंटीजर होगी तब केवल हम जा करके इस पूरे पोर्शन की बात करेंगे, इस थ्योरी को यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए देखते हैं कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी। नेक्स्ट देखिए fx gx है और पहले लिमिट निकाल लेंगे तो कंटिन्यूटी तो निकली जाएगी। वैल्यू रख करके फंक्शन फाइंड आउट मतलब फंक्शनल वैल्यू निकालना तो बचपन से ही आता है आप लोगों को। तो अपन लिमिट की बात करते हैं, और लिमिट एक बार निकाल लिया तो फिर हम कंटिन्यूटी के बारे में अलग से कुछ खास दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, पॉइंट्स टू बी चेक जरूर देखेंगे क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस इंटरवल में बताइए कि f ऑफ gx कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि fx और gx आपके पास दो फंक्शंस दिए गए हैं। आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि f ऑफ gx आप निकालें, फंक्शन आपने कितना भी पढ़ लिया हो, कंपोजिट फंक्शन कितनी भी पढ़ ली हो, लेकिन जरूरत नहीं है कि आप f ऑफ gx निकालने बैठ जाओ, कंपोजिट फंक्शन निकालने बैठ जाओ। ठीक है, आपको क्या करना है, जब आप इस पे चेक कर रहे हो ना तो थोड़ा सा बस वैल्यू के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी सब काम अपने आप बनता रहेगा। सबसे पहले देखो f ऑफ g ऑफ 0 प्लस, मान लो RHL निकालने गए, ठीक है, RHL की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो f ऑफ g ऑफ 0 प्लस निकालने जाओ। ठीक है, बिल्कुल ठीक, इतना बात तो पता ही है। तो जब g ऑफ 0 प्लस की बात कर रहे हो ना तो यहां पे जो आउटकम आएगा, ठीक है, उसको टेंडिंग के साथ लिखो। जैसे देखो g ऑफ 0 प्लस की हम बात करें तो g ऑफ 0 प्लस कौन डिसाइड करेगा, ये वाले हम डेफिनेशन डिसाइड करेगा। ठीक है, तो 0 प्लस पे वैल्यू कितनी आएगी, मतलब अगर मैं देखूं 0 के आसपास वैल्यू -1 के आसपास होगी, लेकिन हमें -1 नहीं लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे यही चीज केवल ध्यान रखने की है कि -1 से ज्यादा या -1 से कम, बस इतनी बात कर दो तो बस काम खत्म हो जाएगा आपका, फिर और कुछ है ही नहीं इस पूरे टॉपिक के अंदर। क्या है,
0+ पे जब आप बात कर रहे हो तो आपके पास -1 के आसपास का आएगा, लेकिन आपको -1 तो ठीक है, लेकिन -1 से ज्यादा या -1 से कम, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब आप 0+ पे बात कर रहे हो तो ये रिजल्ट कैसा मिलेगा आपको, -1 में कुछ ऐड ही कर रहे हो ना, तो -1 से कुछ ज्यादा ही मिलेगा। तो यहां पे वैल्यू आपकी ऐसी कुछ आएगी कि f के आर्गुमेंट में क्या गया, -1 से कुछ ज्यादा, है ना। तो जब आपके आर्गुमेंट में f के -1 से कुछ ज्यादा जाएगा, ठीक है, तो -1 से कुछ ज्यादा, कुछ मतलब इतना भी नहीं कि -1 से 4 ज्यादा, ऐसा नहीं, -1 से बस थोड़ा सा। तो -1 से थोड़ा सा ज्यादा अगर हम देखना हो तो कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे, ये वाली डेफिनेशन लगेगी, और ये वाली डेफिनेशन से अब जो वैल्यू आ जाए उसको डायरेक्टली लिख दो। कितनी आएगी वैल्यू, 0 के बराबर आएगी, ठीक है। तो बस एक बार का ध्यान रखो, यहां से जो वैल्यू निकल रही है ना, उसको एग्जैक्ट मत लिखो, उसको टेंडिंग लिखो, मतलब -1 से आसपास में कैसा है, पॉजिटिव, ये वाला साइन यहां पे इंपॉर्टेंट है, बस बाकी सब काम आपका हो जाएगा अपने आप। LHL आप निकालने जाओगे तो LHL में आप कहोगे कि g ऑफ 0 माइनस निकाल दीजिए। तो g ऑफ 0 माइनस निकालने के लिए f ऑफ, फिर से ये वाली डेफिनेशन, अब g ऑफ 0 माइनस होगा क्या, -1 के आसपास, लेकिन हमें -1 से ज्यादा या कम पता करना है। तो बताओ क्या होगा, कम नहीं होगा, x² है ना भाई, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था ठीक है, लेकिन ये तो पॉजिटिव हो गया ना, और -1 में ऐड कर रहे हो उसको, तो ऑब्वियसली कैसा होगा, ये -1 से कुछ बड़ा होगा। -1 से कुछ बड़ा होगा तो डेफिनेशन ये वाली एप्लीकेबल होगी, और इस समय आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब LHL RHL बराबर थे, लिमिट आपकी निकल आई, ठीक है। बाकी f ऑफ g ऑफ 0 तो आप सीधा वैल्यू पुट करके निकाल ही लेते हो। इसकी बात करते हैं RHL, मान लीजिए निकालने गए तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू, मतलब छोड़ो ये सब तो बचपन में करते थे, अब डायरेक्टली लिख लेते हैं, f ऑफ g ऑफ 3+, ठीक है, ये सोचना है आपको। जब आप 3+ पे बात करेंगे तो कौन सी डेफिनेशन चलाएंगे, ये वाली। जब आप 3+ पे बात करोगे तो ये डेफिनेशन चलेगी, तो आउटकम क्या आएगा, 0 के आसपास, लेकिन हमें किससे मतलब है, 0 से बड़ा या छोटा। तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा, f ऑफ 0+, ठीक है, 3 से बड़ा है ना x, तो ये 9 से बड़ा होगा, -9 मतलब 0, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जैक्टनेस देखेंगे बस। अब f ऑफ 0+ पे कौन सी डेफिनेशन वैलिड होगी, ये वाली, है ना। 0+ पे कौन सी डेफिनेशन वैलिड होगी, x+2, तो आंसर कितना आएगा, 2 के बराबर। LHL की बात करते हैं, LHL में आपके पास होगा f ऑफ g ऑफ 3-, तो जब आप g ऑफ 3- की बात करोगे, ठीक है, 3- पे देखिए, 3- मतलब आपका कौन सा डेफिनेशन फॉलो होगा, ये वाला, ठीक है। तो 3- आपका क्या देगा, 3² -1 9 मतलब 8 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी 9 से छोटी थी। तो f ऑफ 8 से कुछ छोटा, जब 8 से कुछ छोटा वैल्यू इंटर करोगे तो कौन सी डेफिनेशन फॉलो होगी, ये वाली, और ये वाली डेफिनेशन क्या बोल रहा है, x+2, तो x+2 का मतलब हो गया आपका 10, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गई, क्योंकि RHL LHL अलग अलग आ गए। लास्ट वाला देखते हैं, एक्सटेंडिंग टू 1 f ऑफ gx, तो यहाँ पे भी आप RHL निकालने मान लीजिए गए, ठीक है, तो f ऑफ g ऑफ 1+ मान लीजिए, ठीक है। तो g ऑफ 1+ का मतलब क्या होगा, g के आर्गुमेंट में आपने 1 से ज्यादा बड़ी क्वांटिटी डाली तो ये डेफिनेशन फॉलो करेंगे, और ये क्वांटिटी कैसी आएगी, ये 0 से छोटी बड़ी बड़ी आएगी, तो f ऑफ 0+ आएगी, है ना। अब f के आर्गुमेंट में 0 से बड़ी वैल्यू गई तो आउटकम कौन फॉलो कराएगा, ये वाली डेफिनेशन फॉलो कराएगी, तो आउटकम कितना आएगा आपका, 2 के बराबर आएगा। वहीं LHL आप निकालने जाओगे तो f ऑफ g ऑफ 1- की बात करोगे, और g ऑफ 1- मतलब डेफिनेशन कौन फॉलो कराएगा, ये फॉलो कराएगा। 1² -1 0 होता, लेकिन आपका x तो 1 से भी छोटा था, इसलिए आपके पास आ गया 0-, ठीक है। भाई x² आपका 1 से छोटा था, इसलिए ये क्वांटिटी आपकी कैसी हो गई, जस्ट नेगेटिव हो गई। तो f ऑफ 0- पे कौन फॉलो कराएगा, ये फॉलो कराने लग गया, और इसलिए आपका रिजल्ट कितना आएगा, -1 आएगा, लिमिट यहां भी डज नॉट एग्जिस्ट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं एट अ पॉइंट, लिमिट निकालने के बाद फॉर कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है।
अब साथ में ही मैं बात कर लेता हूं कि कंपोजिट फंक्शंस को चेक कहां पे करना चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट्स जहां पे इसको चेक करना चाहिए वो क्या है कि जहां पे जैसे f ऑफ gx की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कहां पे चेक करना चाहिए, जहां पे एट पॉइंट्स वेयर gx में भी डिसकंटिन्यूअस, और gx कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है वो आपको पहले ही बताया जा चुका है। gx आपका कोई एक फंक्शन कहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है वो तो आपको बताया गया था ना कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल के दौरान ही, ठीक है, कि कहां पे उन्हें चेक करने, कोई एक फंक्शन दिया गया है उसको कहां पे चेक करना चाहिए वो आपको बताया गया था। तो वैसे ही हम gx के बारे में देख लेंगे कि gx को कहां पे चेक करना चाहिए, ठीक है, एट द पॉइंट्स वेयर gx में बी डिसकंटिन्यूअस, और कहां पे चेक करना चाहिए, एट पॉइंट्स, ठीक है, एट पॉइंट्स वेयर gx attains a value where fx may be discontinuous, ठीक है, fx may be discontinuous। ऐसे पॉइंट्स पे भी आपको चेक करना चाहिए जहां पे gx ने, मतलब x मैंने x नॉट डाला, सपोज gx नॉट कोई एक ऐसी वैल्यू हो गया जहां f को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो f पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप ये देखिए कि f को कहां पे दिक्कत हो सकती है और g को कहां पे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। भाई दोनों फंक्शन आप अलग अलग लिख सकते हो, fx की अगर एक कंपोजिट फंक्शन आपका गिवन है तो आप देख सकते हो ना कि fx क्या है, gx क्या है। अगर आप fx और gx देख सकते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिर आपको एक लिस्ट बनानी है, कहां पे fx को प्रॉब्लम हो सकती है, कहां पे gx को प्रॉब्लम हो सकती है। तो fx को जहां प्रॉब्लम हो, gx को जहां प्रॉब्लम हो सकती है वो सब तो आपको चेक करने ही करने हैं। और दूसरा gx जैसे मान लो कि fx को 1 पे दिक्कत है, ठीक है, fx को 1 पे दिक्कत है, तो आप कहां पे चेक करने जाओगे, आप चेक करने जाओगे ऐसे x नॉट पे, सो दैट g ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप x इक्वल टू 1 पे नहीं चेक करोगे, आप किस पे चेक करोगे, आप ऐसे x पे चेक करोगे, ऐसे x नॉट पे चेक करोगे, सो दैट g ऑफ x नॉट कम्स आउट एज 1। तो क्या करना है, fx के लिए दिक्कत वाली लिस्ट बनानी है, gx की दिक्कत वाली लिस्ट बनानी है। gx वाली दिक्कत को पूरा एज इट इज रखना है, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है उसको चेक करना है। इनफैक्ट सेकेंड पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि g के आर्गुमेंट में ऐसा क्या डाल दें कि f का वो दिक्कत देने वाला वैल्यू मिल जाएगा। तो x नॉट, ऐसे x नॉट पे चेक करना है, सो दैट g ऑफ x नॉट कम्स आउट एज दिक्कत ऑफ f, ठीक है। तो जैसे ही g ऑफ x नॉट, अगर कोई ऐसा x नॉट आपको मिलता है जिससे कि f को दिक्कत होने लगे, ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई x नॉट मिलता है जिससे g ऑफ x नॉट कोई ऐसी वैल्यू बनाता है जो fx की दिक्कत है, ठीक है, तो वहां पे आपको फंक्शन कैसा मिलेगा वहां पे चेक करना पड़ेगा डिसकंटिन्यूटी के लिए आपको, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यूटी से रिलेटेड चीजें हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे डेरिवेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, और फंक्शनल रूट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।